जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम मासा के जितने नियम होते हैं उनको पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा मासा से जुड़ी हुई जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे क्वेश्चन आ सकता है या इसका मतलब क्या होता है। कई चीज़ें आपके लिए ऐसी हैं जो आपको नहीं पता है, जबकि आपको मासा निकालना आता भी होगा, हो सकता है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं है। वो जानकारी अगर आपको हो जाती है तब कई समस्याएं आपकी दूर भी हो जाएंगी। तो आइए आज की जो क्लास है इसमें मासा की जितनी भी चीज़ें हैं, मासा से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए आपके सामने पहला टॉपिक जो है उसको समझिए आप। मासा, जिसे महत्तम समापवर्तक कहा जाता है। हर चीज़ का अर्थ आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन इनसे भी आता है। अगर अर्थ पता नहीं है आपको तो वो तो जानना ज़रूरी ही है। बस ये समझ के रखिएगा कि आपके मन में ये ना रहे कि एग्जाम में पूछा जाएगा, इस वजह से आप इसका मतलब जानते रहेंगे तो इनका आंसर देना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। देखिए इसमें जो शब्द आपके सामने यूज किया गया है, महत्तम समापवर्तक, इनका मतलब क्या होता है। एस जो लिखा गया है इसका मतलब तो आप जानते होंगे। एस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मान लीजिए ये चीज़ आपको पता है, ठीक है। कभी कभी हाईएस्ट के जगह पर इसको एस को GCF भी लिखा जाता है। तो GCF का मतलब सब कुछ वही रहेगा, बस ये हो जाता है ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। अब मैं आपको इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म क्यों बता रहा हूँ, जबकि इंग्लिश में आपको लिखना नहीं है। इंग्लिश के जो शब्द होते हैं, कई शब्द ऐसे मिलते हैं जिनसे आपको उनका अर्थ पता चल जाएगा। मतलब ये है कि महत्तम समापवर्तक, ये शब्द आपको अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश वर्ड मैं पहले बताऊंगा, उससे आपको इनका सारा एक एक शब्द का अर्थ में बताऊंगा। देखिए हाईएस्ट या फिर ग्रेटेस्ट का मतलब ये होता है जो महत्तम, जो अधिकतम सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसकी बात की जाती है। उसके बाद कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ वो बोला जाता है जो सब में हो। उभयनिष्ठ किसको बोला जाता है? कॉमन, जो सब में हो, ठीक है। अभी फैक्टर का क्या मतलब होता है? फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। इससे अगर परिचित नहीं है, अभी इससे परिचित हम करवाने वाले हैं। तो कहने का मतलब क्या है? महत्तम उभयनिष्ठ गुणनखंड, इसको हिंदी में आप लिख लीजिएगा ताकि आप जानते रहें। महत्तम उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ। मैं इसमें आपको उन सारी चीज़ों को बताऊंगा जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी, ठीक है। जैसे जो अभी बात हम कर रहे हैं, इस चीज़ की बात अगर हम करें तो आपको किसी बुक में भी लिखा हुआ ऐसे नहीं मिलेगा। आपके सामने जो भी चीज़ें मिलती हैं आप यहाँ देख लीजिए। ये डिफिनीशन मैं किसी बुक से लिया हूँ। मैं साफ साफ आपको बताता हूँ कि ये जो डिफिनीशन आपके सामने, ये अपवर्तक का, समापवर्तक का, महत्तम समाप, ये डिफिनीशन सारी बुक से लिया हूँ। और इसको याद करने में भी आपको समस्या होगी। आप जानते हैं शुद्ध हिंदी सबसे कठिन सब्जेक्ट लगता है हमको, बहुत से लोगों को हिंदी आसान सब्जेक्ट नहीं है। तो जो भी भाषाएं इसमें यूज की जाती हैं वो शुद्ध एकदम होती हैं, इस वजह से आपको इसमें समस्या होती है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी भाषा के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए जिससे आपको ये समझने में आसानी हो। लिखिए आप चाहे जैसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ तीन शब्द आपके सामने है। महत्तम समापवर्तक तो यही चीज है, ये तो अंत में अभी आपको समझाएंगे। पहले हम अपवर्तक की बात करते हैं, उसके बाद समापवर्तक। तो अभी हमने आपको बताया अपवर्तक, आप इसको समझिएगा गुणनखंड। इसको क्या समझेंगे? गुणनखंड। देखिए अब इसमें भी आपको समस्या हो कि गुणनखंड क्या चीज है। आपको एकदम आसान तरीके से मैं बताऊंगा गुणनखंड होता क्या है। सबसे पहले आप गुणनखंड जान लीजिए, वही चीज अपवर्तक भी होता है। अपवर्तक को ही गुणनखंड कहते हैं, इतना जानते रहिए। कहीं आपने शायद नहीं सुना रहा होगा तो आज सुन लीजिए। देखिए मैं कहीं और इसको लिखने वाला हूँ, इस वजह से। देखिए गुणनखंड की बात यहाँ करने वाले हैं, लेकिन पहले आप समझिए तो कि गुणनखंड हम कहाँ पर कैसे समझेंगे कि होता क्या है, वास्तविकता क्या है इसकी। गुणनखंड शब्द से परिचित तो पहले से हैं, लेकिन इनके बारे में उतनी जानकारी आपको शायद नहीं रही होगी। वही जानकारी हम आपको देने वाले हैं। गुणनखंड शब्द जो बना हुआ है वो क्यों बना हुआ है? देखिए क्या चीज़ है। आप मान लीजिए कोई गिनती लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिया 12। अब इसके गुणनखंड आपसे पूछे जाएं, इसके गुणनखंड, इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही उपयोगी, ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा आगे के लिए जो अभी आप एलसीएम के नियम पढ़ेंगे। अब देखिए इसके गुणनखंड आपसे पूछे जाएं, इसके गुणनखंड आपसे पूछे जाएं तो आप क्या करेंगे? जानकारी नहीं होगी, नहीं लिख पाएंगे।
गुणनखंड यहाँ पर इसका क्या होगा, जो जो संख्याएं इस संख्या को मतलब 12 को विभाजित कर देंगी वो सारी की सारी संख्याएं इनका गुणनखंड कही जाएंगी। जैसे एक से ये संख्या विभाजित होगी, एक इसका गुणनखंड कहा जाएगा। ये संख्या दो से भी विभाजित होती है, इस वजह से दो इसका गुणनखंड कहा जाएगा। ये संख्या तीन से भी तो विभाजित होती है, तो कुल मिला के तीन भी इसका गुणनखंड होगा। 12 चार से भी विभाजित होने वाली संख्या है तो चार भी इसका गुणनखंड होगा। उसके बाद फिर 12 6 से विभाजित होने वाली संख्या है तो 6 भी इसका गुणनखंड होगा। और 12 तो होगा ही, क्योंकि 12 जो है 12 से विभाजित होने वाली संख्या है, ये कोई संख्या खुद को तो विभाजित करती ही है। कहने का मतलब वो सारी संख्याएं जिससे 12 विभाजित हो जाती है वो सारी संख्याएं क्या कही जाती हैं, इसके गुणनखंड के रूप में मानी जाती हैं। ठीक है, अब आपसे बोला जाए 5 के क्या गुणनखंड होंगे, हमने अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताया था। तो किसी किसी संख्याओं के ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। तो जैसे इसमें देखिए 5 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे, आपसे बोला जाए 5 का गुणनखंड लिखिए, 5 के कौन कौन से गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड नहीं, अभाज्य गुणनखंड हमने पिछली क्लास में आपको बता रखा, अभाज्य गुणनखंड अलग चीज है। गुणनखंड की बात की, अभाज्य गुणनखंड अलग चीज है, गुणनखंड अलग है। ठीक है, अब देखिए क्या है इसके गुणनखंड। तो 5 किससे किससे विभाजित होने वाली संख्या है, एक से और खुद से। ठीक है, एक से और खुद से, तो इसके सिर्फ दो ही गुणनखंड होंगे। मान लीजिए आपके मन में आता है, चलिए 15 हम लिख लेते हैं। 15 के गुणनखंड अगर आपसे पूछा जाए तब इतना तो जानकारी अब आपको हो गई होगी कि अगर आपसे सिर्फ गुणनखंड बोला जाएगा तो क्या क्या लिखेंगे। तो 15 के गुणनखंड की अगर हम बात करते हैं तो 15 के गुणनखंड में हम किसको किसको लिखते हैं। 15 के गुणनखंड में हम जैसे 15 देखिए एक से विभाजित होने वाली संख्या ही है, एक से तो सारी संख्याएं विभाजित होती हैं। 5 से विभाजित होने वाली संख्या है, मान लीजिए 5 आप नहीं लिखना चाहते, पहले 3 लिख लीजिए। 3 से विभाजित होने वाली संख्या है, 5 से विभाजित होने वाली संख्या है, उसके बाद फिर 15 से विभाजित होने वाली संख्या है। तो कहने का मतलब क्या है, ये सारे फैक्टर जिसे गुणनखंड कहा जाता है, गुणनखंड को क्या कहते हैं, गुणनखंड को फैक्टर भी बोला जाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फैक्टर बोला जाता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। ये जो आपके सामने अपवर्तक दिया गया, ये क्या होता है, गुणनखंड। ये हिंदी में गुणनखंड, आप गुणनखंड बार बार सुनते हैं, अपवर्तक नहीं सुने हैं, वो चीज़ जान लीजिए। अब यहाँ देखिए उसका अर्थ भी आपको समझ में आएगा। अपवर्तक का अर्थ है विभाजक, अर्थात जिन संख्याओं से कोई संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाती है उन संख्याओं को उस संख्या के अपवर्तक कहे जाते हैं। अपवर्तक मतलब क्या हो जाता है, अपवर्तक का मतलब होता है गुणनखंड। अब इससे आसान चीज़ और क्या बताएं आपको, इससे ज़्यादा आसान तो शायद कुछ नहीं होना चाहिए। गुणनखंड, अपवर्तक का क्या मतलब होता है, गुणनखंड, जिसे क्या कहा जाता है, फैक्टर। देखिए एफ, जिसका मतलब होता है एफ। ठीक है, अब देखिए 12 1 से 2 से, आप देख लीजिए यहाँ थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। 12 1 से 2 से 3 से 4 से 6 से 12 से विभाजित होने वाली संख्या है। तो कहने का मतलब ये सारे के सारे इसके फैक्टर होंगे। बड़ी संख्याओं के बहुत सारे फैक्टर होते हैं, तो बड़ी संख्या के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इस रूप में तो नहीं मिलने वाला। ठीक है, और एक बात, अब इसकी अगर डिफिनीशन की बात की जाए, जो अभी डिफिनीशन आपके सामने यहाँ अपवर्तक की दिख रही है, अब शायद आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। आप रट के काम मत करिएगा, रट के आप काम करते हैं तो परेशान हो जाएंगे। अभी हमने बताया कि अपवर्तक क्या होता है, अपवर्तक गुणनखंड होता है वो सारी संख्याएं जो किसी संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दें, वो सभी क्या कही जाएंगी, उस संख्या के अपवर्तक कहे जाएंगे। आप देखिए जिन संख्याओं से कोई संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाती है उन संख्याओं को उस संख्या का अपवर्तक कहते हैं। कहने का मतलब 12 जो है इन सारी संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है जाने वाली संख्या है, इसी वजह से ये 1 2 3 4 6 और 12 का क्या है, गुणनखंड कहा जाएगा। अब समापवर्तक पे आ जाइए, एक मामला क्लियर हुआ। समापवर्तक, यहाँ मामला फंसा देते हैं, ऐसा शब्द यूज करने की क्या जरूरत थी, बच्चों को परेशानी हो। फिलहाल उसकी समस्या, आप सभी की समस्या को दूर करने के लिए हम बैठे हुए हैं, परेशान नहीं होना है आपको। अब हम बात करेंगे समापवर्तक शब्द को पूरी तरह से क्लियर करेंगे। समापवर्तक क्या चीज है, समापवर्तक। अब देखिए भैया समापवर्तक क्या चीज है। अब जैसे यहाँ तक के लिए तो आपकी समस्या बनी थी कि फैक्टर तो आप समझ गए ना। अब बाकी समस्या मैं अपने आप सॉल्व करवा दूंगा, कोई समस्या नहीं होगी आपको। देखिए समापवर्तक का पहले दूसरा अर्थ जान लीजिए। समापवर्तक का भैया अभी हमने बताया आपको, समापवर्तक का अर्थ होगा उभयनिष्ठ गुणनखंड। क्या होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो सिंपल भाषा में आप इसको जान लीजिए कि समापवर्तक का अर्थ, ये खुद की जानकारी के लिए, इसका अर्थ क्या होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड, जिसको क्या कह सकते हैं आप, इंग्लिश भाषा में इसको आप कह सकते हैं कॉमन फैक्टर। क्या कहेंगे आप, कॉमन फैक्टर। ये भी जानते रहिए क्या कहते हैं, कॉमन फैक्टर।
तो कभी कभी ऐसे बोलते नहीं, ये तो कॉमन बात है। कॉमन बात मतलब ये है कि जो हमेशा होने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ यहाँ के लिए क्या होगा, उभयनिष्ठ का मतलब जो सब में हो। अब देखिए वो अब सिंपल भाषा में डिफिनीशन देखिएगा, वो गुणनखंड जो सब में हो, कहने का मतलब जितनी संख्या दी जाए उन सब में जो गुणनखंड होगा उसी को कहा जाएगा उभयनिष्ठ गुणनखंड। एग्जाम्पल से भी आप समझ जाएंगे, अभी तुरंत समझ जाएंगे, कोई समस्या नहीं होने वाली है। लेकिन डिफिनीशन तो आपको पता होना चाहिए, डिफिनीशन नहीं पता है तब आपको दिक्कत होगी, ठीक है। रटेंगे तो परेशान होंगे। समापवर्तक का अर्थ रटने की जरूरत ना पड़े, इसी वजह से मैं सोच रहा हूँ कि आपको कुछ ऐसी भाषा में बताया जाए ताकि आसानी से आ जाए। तो अभी हमने बताया उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब होता है कॉमन फैक्टर, मतलब वो सारे गुणनखंड जो सब में, वो गुणनखंड जो सब में, वो सारे की बात अभी मत करिए, चलिए सारे की बात भी कर लेते हैं। वो सारे गुणनखंड जो सब में, उभयनिष्ठ सारे कहे जाएंगे जो सब में होंगे। लेकिन अभी एक मामला और बढ़ेगा, अभी तो समापवर्तक है ना, अभी महत्तम की तो बात की जाएगी। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ एक समस्या जो आपकी ये वाली है डिफिनीशन वाली, इसको दूर कर लेते हैं पहले। हमने क्या कहा, हमने कहा वो गुणनखंड जो सब में हो। अब वही शब्द यहाँ पर अपवर्तक लिखा गया गुणनखंड को, तो देखिए ऐसे अपवर्तक जो दी हुई संख्याओं के अपवर्तक में सम्मिलित होते हैं समापवर्तक कहलाते हैं। तो पता लगता है जितनी संख्याएं उनके गुणनखंड में सम्मिलित होंगे, तो सभी संख्याओं के गुणनखंड में सम्मिलित होंगे, तब इनको क्या कहा जाएगा, समापवर्तक कहा जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपके सामने यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मच्छर बहुत लगते हैं, फैन बंद करना पड़ता है क्योंकि आवाज़ सही नहीं आती, नहीं तो उसकी आवाज़ भी कैच करने लग जाता है माइक। तो देखिए क्या है, यहाँ आपके सामने ये अलग अलग संख्याएं दी गई। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ ताकि आप समझ सकें। यहाँ देखिएगा, आप इसको स्वयं से करिएगा, और डिफिनीशन रटने की जरूरत नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ उसको समझिएगा, अपनी भाषा में डिफिनीशन लिखिएगा। नहीं तो बुक में सीरीज में आपको तो मिल ही जाएगी डिफिनीशन, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसको अगर याद रखेंगे कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। देखिए 8 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे, 1 2 3, 1 2 और 4 और 8, ठीक है। ये गुणनखंड है 8 के, ठीक है। 8 1 से भी विभाजित हो जाती है, 2 से भी, 4 से भी और 8 से। इसके अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं जिससे 8 का विभाजन हो जाए, ठीक है। 12 1 2 3 4 6 और 12 से विभाजित होने वाली संख्या है। 16 1 2 4 8 16 से विभाजित होने वाली संख्या है। तो यहाँ देखिएगा मैं आपको बताऊंगा कॉमन फैक्टर। सिर्फ अभी कॉमन फैक्टर से मतलब रखिएगा, एचसीएफ नहीं बता रहे, मतलब मासा भी आपको नहीं बताया जा रहा, सिर्फ आपको इसका मतलब बताया जा रहा है। तो यहाँ आप देखिएगा कॉमन फैक्टर, आप देखेंगे कॉमन फैक्टर की बात की जाए, एक देखिए तीनों में है, इसको भी कॉमन फैक्टर कहा जाएगा। 2 तीनों में है, इसको भी कॉमन फैक्टर कहा जाएगा। 4 तीनों में है, इसको भी कॉमन फैक्टर कहा जाएगा। सॉरी सॉरी 8 पे लगा दिया हमने, 4। तो देखिए ये तीनों में, जो तीनों में है वो सारे के सारे कॉमन फैक्टर कहे जाएंगे, मतलब समापवर्तक कहे जाएंगे, मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड कहे जाएंगे। इतनी बात समझ गए आप? अगर इतनी बात समझ गए हैं तब जान लीजिए कि कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आगे। अब देखिए ये तो आप समझ गए होंगे कि फैक्टर तो हमने बता दिया, गुणनखंड तो हमने बता दिया। समापवर्तक की बात की जाए तो समापवर्तक वो है जितने अपवर्तक हैं वो सब में हो। तो देखिए 1 तीनों में है तो ये भी समापवर्तक कहा जाएगा। 2 तीनों में है, इसको भी समापवर्तक कहा जाएगा। 4 तीनों में ये भी समापवर्तक कहा जाएगा। इतनी समस्या आपको नहीं होगी। अब आ जाइए अपने मुख्य बिंदु पर, अपने मुख्य परिभाषा पर, अपने मुख्य टॉपिक पर। आपके सामने जो मुख्य टॉपिक है जो आप पढ़ रहे हैं, यहाँ आपके सामने जो टॉपिक शुरू किया गया वो महत्तम समापवर्तक, जिसे मासा कहा जाता है। हम लोग बचपन से इसको पढ़ते आए, लेकिन समस्या यहाँ तक की थी। अब आपको इतनी बातें शायद नहीं पता रही होंगी, जिनको पता थी बहुत अच्छी बात है, सही ढंग से चल रहे हैं। जिनको नहीं पता थी, इसी वजह से हम आपको बताना चाहते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों में भी समस्या ना हो। हर एक चैप्टर आपका आसानी से पूरे सिलेबस को कंप्लीट किया जाएगा। अंत तक आपका सिलेबस इतना बढ़िया कंप्लीट किया जाएगा कि कोई समस्या आपके सिलेबस में नहीं रह जाएगी। एससीएफ आपको आता रहता है, वहाँ कम समय में पता लगता है, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, छोटा सा क्वेश्चन घुमा दिए तुरंत आप अटक जाएंगे। वही समस्या ना हो इस वजह से हम हर एक चीज़ को क्लियर करेंगे, ठीक है। अब देखिए मासा आपको निकालना है। अभी बोला गया है मासा के बारे में, मासा आपको ध्यान देना है। परिभाषा हम बता दें पहले, परिभाषा की बात कर ली जाए। परिभाषा आप वहाँ देखेंगे तो रटना पड़ेगा, हम जो बता रहे हैं उसको सुनिएगा। महत्तम उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब क्या है, अभी हमने बताया। इसमें देखिए 3 गुणनखंड हैं, इसमें से कौन सा लेना है, महत्तम। महत्तम मतलब होता है अधिकतम, अधिकतम मतलब ग्रेटेस्ट या फिर हाईएस्ट आप मान सकते हैं, ठीक है। हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट बोला जाए कि हाईएस्ट कितना नंबर आया, हाईएस्ट स्कोर कितना था, आपसे बोला जाता है। तो हाईएस्ट का मतलब होता है जो ज़्यादा से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। तो ध्यान दीजिएगा, आपसे महत्तम समापवर्तक बोला जाएगा तो महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो महत्तम उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वही उत्तर हो जाता है। मासा का मतलब वही होता है। देखिए उस बड़ी से बड़ी संख्या को, जो प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करे, दी हुई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहा जाता है। अब लाइन से रटेंगे परेशान होंगे। अब खुद सोचिए 8 12 और 16 एक से भी विभाजित होने वाली संख्या है।
2 से भी विभाजित होने वाली संख्या है, 4 से भी विभाजित होने वाली संख्या है। तो इन सब में से जो महत्तम होगा, मतलब अधिकतम, तो इन सब में देखा जाए अधिकतम कौन है, जो तीनों में है, अधिकतम जो तीनों में है वो क्या कहा जाएगा, वही आपका एचसीएफ कहा जाएगा, महत्तम समापवर्तक कहा जाएगा, जिसमें आपको दिख रहा होगा आपके सामने जो उत्तर है वो है 4। ठीक है, मतलब एचसीएफ की वैल्यू जो इसमें आती है वो है 4। ठीक है, तो ये आपकी परिभाषा के अनुसार आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी वही इसका एचसीएफ। ये नहीं कि ये सारे के सारे उभयनिष्ठ हैं। समापवर्तक का मतलब क्या हुआ, उभयनिष्ठ गुणनखंड, लेकिन महत्तम का मतलब होता है अधिकतम। अधिकतम मतलब वो गुणनखंड, वो उभयनिष्ठ गुणनखंड जो अधिकतम, अधिकतम मतलब जो सबसे बड़ी वैल्यू देता हो, सबसे बड़ा मान रखता हो। तो 4 सबसे बड़ा, इन सब में 4 सबसे बड़ा है, इस चीज़ को आप समझिएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी, और अगर कोई समस्या है तो आगे दूर हो जाएगी। परिभाषा रटिएगा नहीं, परिभाषा आपके सामने बुक में भी होगी और यहाँ पर भी हमने लिख रखा है, और हमने आपको बता दिया कि ये परिभाषा मैंने नहीं बनाया, ये बुक से मैंने कॉपी किया हुआ है, लेकिन मैं अपनी खुद की परिभाषा आपको बता चुका हूँ कि इसमें क्या करना है। आपको बताना है कि वह सारी संख्याएं जो किसी संख्या को विभाजित कर देती हैं वो उस संख्या की गुणनखंड कही जाती हैं। और समापवर्तक क्या होता है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के अपवर्तक क्या होते हैं, जो सब में होते हैं, मतलब सब में उभयनिष्ठ होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, समापवर्तक। और महत्तम समापवर्तक मतलब जितने समापवर्तक हैं उसमें से जो महत्तम होगा, जो अधिकतम वैल्यू होती है, वही क्या होती है, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, इसी भाषा में आप लिख डालिएगा अपने मन से। ठीक है, रटना नहीं है, रट के काम करेंगे तो काम नहीं बन पाएगा। ठीक है, अब आइए इसके मासा निकालने के नियम। मासा निकालने के नियम बहुत आसान नियम है। अभी लासा हमने बताया था ना, लासा में भाग विधि और गुणनखंड विधि बताया था, बिल्कुल वैसे ही भाग विधि गुणनखंड विधि, इसके भी 2 नियम हैं। आप दोनों में से एक तो जरूर पढ़े हैं, कुछ लोग दोनों पढ़े होंगे। ठीक है, तो मासा निकालने के दोनों नियम हम बताने वाले हैं। मासा निकालने के दोनों नियम, मासा निकालने के नियम पहले लिख लेते हैं। मासा निकालने के नियम, देखिए परेशान नहीं होना है। कोई समस्या अगर आपको लगती है, कहीं आपको ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता दीजिएगा, निस्संदेह। जो भी समस्या हो, कहीं हमसे गलती होती है उसको तुरंत बताइए, परेशान नहीं होना है। आपको कोई समस्या होती है या हमसे कोई गलती होती है, तुरंत बताइएगा, मैं उसको दूर करूँगा। कोशिश करता हूँ कि आपको उस तरीके से बेहतर तरीके से बता सकूँ, ताकि कोई गलती ना हो आपसे भी आपके एग्ज़ाम में पूरी तरह से। क्योंकि मैथ में बहुत बच्चों का बैक आता है, ये थोड़ा सा मुझे बहुत ख़राब लगता है कि बैक इतने बच्चों का आ जाता है, इतनी इतनी फीस लगती है। तो चलिए ठीक है, इसको करते हैं। एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड अगर आप नहीं जानते तो पीछे जा करके आप पीछे की क्लास देख सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, एक विधि ये है, और दूसरी विधि क्या है, दूसरी विधि है भाग विधि। दूसरी विधि है भाग विधि, ये। ठीक, अब पहले हम अभाज्य गुणनखंड विधि बताना चाहेंगे, सिंपल तरीके से, एकदम आसान, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, इस बात की गारंटी है। एग्जाम्पल शुरू करते हैं, उसके पहले हम टॉपिक बताते हैं आपको। हम अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा निकालने वाले, अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा निकालेंगे। तो उसके लिए हम लिखते हैं पहली विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा, विधि से मासा। तो अब देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा, फॉर एग्जाम्पल देखेंगे। पहला एग्जाम्पल जितना ज़्यादा आपको हम बता देंगे, या जितना ज़्यादा आप स्वयं से एक्सरसाइज या क्वेश्चन करते हैं, वो आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लीजिए ले लेते हैं, पहला एग्जाम्पल लिया जाए, छोटी संख्याओं को पहले मैं लूँगा, 12 और 12, 16 और मान लेते हैं 48। ठीक है, 48 ले लेते हैं, या जैसे आप कहें 36 लेना ठीक होगा, चलिए 36 लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अभाज्य गुणनखंड पीछे आप देख लीजिएगा, फिर भी मैं आज यहाँ पर थोड़ा सा प्रयास करूँगा जल्दी से आपको इसके बारे में भी बता दिया जाए। अभाज्य गुणनखंड पीछे पढ़ाया गया, लेकिन जो लोग जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता उनके लिए मुझे थोड़ा सा बताना ही होगा, नहीं तो पता लगा आप पीछे का वीडियो नहीं देखते हैं, आपको समझ नहीं आएगा। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, जब आपने बचपन में ऐसा काम किया होगा कि 12 है, 12 को जब आप काटना शुरू करते हैं 2 से, पहले बोला जाता है जो छोटी संख्या से काटिएगा, मतलब सबसे पहले 2 से, 2 छंग 12, फिर 2 तियाँ 6, 3 एकम 3। ये विधि कौन सी है, यही विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, इसके बाद देखेंगे ये अभाज्य गुणनखंड यही चीज़ है। अब देखिएगा, अब हम 16 का भी कर लेते हैं और
36 का भी कर लेते हैं, ठीक है। 16 का भी करेंगे और 36 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और इसको कैसे किया जाएगा, जैसे कि अभी तक आप करते आए हैं, पीछे भी आपने कई बार किया होगा। 16 पहले हम 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ये हो जाता है। इसके बाद फिर से हम देखेंगे 16 मान लीजिए हमने काट दिया। अब इसके बाद 36 को भी हम क्या करने वाले हैं, इसी तरीके से काटेंगे, मतलब इनका भी 36 का भी अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे, ठीक है। 36 का अभाज्य गुणनखंड जैसे करना है तो 2 से पहले काटते हैं, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 तिरिक्का 9 और 3 एकम 3। तो ये हो जाता है अभाज्य गुणनखंड। इतना काम आप कर लिए। अब अगर अभाज्य गुणनखंड आपने कर लिया तो अब इसको कैसे लिखेंगे पहले देखा जाए। 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, ये हो गया। और 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। और इसके बाद 36 को क्या लिख सकते हैं, 36 को लिखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक। तो ये हो जाता है अभाज्य गुणनखंड, आपके सामने हमने कर दिया है और आपको ये पूरी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब देखिए इनका SCF मतलब मासा क्या होगा। अब हम इस नंबर पे जूम करने वाले हैं जो कि आपके सामने है ये, ठीक। इसमें इनका मासा निकालना है, ठीक है। और मासा निकालने के लिए जो भी नियम बताया जा रहा है उसको ध्यान रखेंगे आप। ये तोड़ा गया है, इसी को बोला जाता है अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा निकालने वाले हैं। देखिए जो तीनों में रहेगा, 2 संख्याएं होती तो दोनों में देखा जाता है, अब तीनों में है तो तीनों में देखा जाएगा। 3 संख्या है तो जो तीनों में आपको दिखेगा, जो संख्या तीनों में अभाज्य गुणनखंड के रूप में है उनको हम लिखेंगे। बाकी देखिए तीनों में होना चाहिए, दोनों में नहीं, तीनों में, ठीक है। अगर तीनों में आपको ये और भी कुछ संख्या मिलती तो तीनों लिखा जाता है। फिलहाल अभी तो हमको सिर्फ 2 में दिख रहा है तो इसको हम 2 गुणे 2 करके इसका जो मासा आ जाएगा 4 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 12, 16 और 36 का मासा क्या होगा, 4 होगा। ये आपको समझ में आया होगा। ऐसी जो भी संख्या होगी उसको आप कर सकते हैं, इस नियम के आधार पर आप कर सकते हैं। आगे चलिए एक आध एग्जाम्पल और छोटा सा लिखेंगे, आगे हम इसका अभ्यास पूरी तरह से करवाएंगे। अभ्यास इसका करवाएंगे विधिवत ढंग से पूरा, कई हर टाइप का क्वेश्चन लेकर के हम आपको बताएंगे। देखिए आपके सामने क्वेश्चन लेता हूँ मैं, कोई आसान सा क्वेश्चन, मतलब जैसे 10 हो जाता है और 10 के बाद 15 ले लिया जाए और 45, चलिए 35 लेते हैं, ठीक, 35 लेते हैं। तो इन सब का अभाज्य गुणनखंड करते हैं जल्दी जल्दी। 10 का करेंगे तो 10 को पहले 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 5 एकम 5। उसके बाद 15 से 15 को काटेंगे 3 से, 3 पचे 15, 5 एकम 5। इसके बाद फिर 35 को काटेंगे, 35 को किससे काटा जाए, 35 को भी हम इसी से काटेंगे जिससे शुरुआत की जाए, जिससे कट जाए, ठीक। 35 मान लीजिए 5 से 5 7 35, 7 एकम 7। तो इसमें परेशान नहीं होना है। जैसे आपको अगर ऐसा लगता है कि हम छोटे छोटे क्वेश्चन करवा रहे हैं, छोटे क्वेश्चन करवा रहे हैं ताकि आपको पहले छोटी चीज़ें समझ में आ जाए। अभी हम जब इसकी एक्सरसाइज करवाएंगे तो इसमें जितने क्वेश्चन, जितने भी टाइप पूछे जाते हैं, सब टाइप के क्वेश्चन हम रखेंगे और उससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। अब देखिए ये आपके सामने इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। ये जो है अभाज्य गुणनखंड यही चीज़ है। अब इसमें क्या करना है, आपको देखना है जो सब में हो। तो सब में आप देखते हैं क्या चीज़ है, ये चीज़ 5 क्या है, 5 जो है सब में है। तो इनका मासा क्या आ जाएगा, इन तीनों का मासा जो होता है वो 5 हो जाता है। इसका यही सही उत्तर होगा, ठीक है। अब देखिए एक विधि जो कि आपके समझ में शायद आ गई होगी, नियम आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम इसके और भी बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे। इसके बाद हो सकता है कल ही इसका मैं पूरा अभ्यास प्रश्न लेकर के आऊँगा। अब देखिए भाग विधि हम मासा निकालने चल रहे हैं। भाग विधि से मासा कैसे ज्ञात करेंगे हम वो चीज़ आपको बताएंगे, ठीक है। भाग विधि जब आप छोटे थे शायद कहीं किए रहे होंगे, अन्यथा क्या होता है ना, सब वही जो अभी तक बताया गया वही नियम लगा लेते हैं, भाग विधि नहीं करना चाहते, ठीक है। तो भाग विधि के लिए हम जो नियम बताने चल रहे हैं वो भी बहुत आसान है। तो सबसे पहले यही 2 संख्या ले लिया जाए। इसमें एग्जाम्पल हम लेते हैं 2 संख्या। इसका एग्जाम्पल कोई 2 संख्या वाला, जैसे हम ले लेते 15 और 150 लेना, 145।
145। चलिए कुछ भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, स्वयं से भी लिख सकते हैं। देखिए 145 को हम किससे भाग करना शुरू करते हैं? 15 से। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करना शुरू करिएगा, ठीक। अब देखिए 15 से अगर आप करते हैं तो 15 नवैया 135 होता है, 15 नवैया 135। अब ये तो कटेगा नहीं, 10 उतरेगा, अब आगे जाएगा भी नहीं। अब भाग अगर आगे नहीं जाएगा तो ये नहीं है कि वैसे छोड़ देना है, आपको आगे क्या करना है, ये जो गिनती यहाँ दिख रही है ना, जो 15 आपको यहाँ पर आपको संख्या दिख रही है, इसको क्या करेंगे, यहाँ उतार लेंगे, ठीक है। आगे प्रक्रिया भाग की अब चलेगी फिर से। देखिए 10 एकम 10, अब फिर से नहीं कटेगा तो 5 शेष बचेगा। अब इसमें क्या करते हैं, आगे क्या उतारना है, आगे आप इस 10 को उतारिएगा, ठीक है। अब 5 दूनी 10। अब देखिए नीचे ये क्या होता है, नीचे आप देखिए ये कट चुका है, ठीक है, नीचे शून्य बचा हुआ है, रिमाइंडर, ठीक है। अब लास्ट टाइम पे जिससे कटा होता है, देखिए हम भाग करते चले आए, लास्ट टाइम पे जिससे कटा होगा वही क्या हो जाता है, मासा हो जाता है। इतना सिंपल नियम है, आपको सिर्फ इतना ही करना है। मासा इसमें क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। और एग्जाम्पल हम आपको लिख के बताते हैं, 3 अंकों वाली संख्या, 3 संख्याओं वाली, ठीक है। 3 संख्याओं का कैसे करते हैं, 3 संख्या आपकी समझ में आ जाए शायद, ठीक है। जैसे कोई भी संख्या आपके मन में आ जाए और उसको तुरंत लिख डालिए, ठीक है। जैसे 144, ये बड़ी संख्या थोड़ी सी आपको दिख रही होगी, 144। दूसरा एग्जाम्पल है इसका। और 100 हम 215 लिख रहे हैं, ठीक है, या 225 लिख लिया जाए, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 225। और एक आध कोई लिखा जाए, एक आध, जैसे चलिए हम लिख लेते हैं 64, ठीक, 64 लिख लिया जाए। अब 64 नहीं लिखते हैं, रीज़न है कुछ, उसको मैं बताऊंगा आपको बाद में क्या रीज़न है, किस वजह से नहीं लिख रहा हूँ। 45 लिखता हूँ, ठीक, 45 लिखने वाला हूँ। अब देखिए आपके सामने ये संख्या है, बोला जाए इसका मासा निकालिए, तो मासा निकालने के लिए आप कोई भी 2 संख्या से शुरुआत कर सकते हैं, कोई भी 2 संख्या लीजिएगा, उनसे शुरुआत कर दीजिएगा, ठीक है, कोई समस्या नहीं। कुछ लोग बताते सिर्फ बड़ी संख्या लीजिए, सिर्फ छोटी संख्या लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जो आपके मन में जो आपका दिल कहे वो संख्या लीजिएगा। हम क्या करते हैं, चलिए इन दोनों को ले लेते हैं, 225 को और 45 को, ठीक है। हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, आप स्वतंत्र रहें, कोई बाधा नहीं आएगी, आप अपने कर्म पे ध्यान दीजिएगा बस, ठीक है। कर्म पे ध्यान देने का मतलब क्या है, आपको जो नियम बताया जा रहा है उसी पे आप लगे रहिएगा, तुरंत आगे काम बढ़ा दीजिएगा बिना ज़्यादा दिमाग लगाए। 45 से आप भाग दीजिए, इसको भाग देने का नियम आपको पता है। भाग जैसे देखिए 22 45 से तो छोटी संख्या है, इस वजह से हम पूरी संख्या को देखेंगे। तो 45 से अगर देखा जाए तो कितनी बार जाए, तो शायद 5 बार ले जाने पर काम हो जाए। 50 25, 5 चौक 20, 2 22 से तो कट गया, कोई बात नहीं। अब अगर इससे कट गया, इस एक बार में ही कट गया, तो इनका, इन दोनों का, जैसे इनका मासा क्या हो जाएगा, 45। अब इसी 45 से हम इसको भाग देंगे, ठीक है, समझ में आई बात। जैसे अभी हमने देखिए क्या किया, इसको इससे भाग दिया और एक ही बार में कट गया, तो एक ही बार में कटने का मतलब ये है कि इसका और इसका मासा क्या है, 45। लेकिन अभी हमको इससे भी तो मतलब है, तो बची हुई संख्या जो है उसको भी भाग करना होगा 45 से ही, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 45 से ही किसको भाग देते हैं, 144 को, ठीक है। अब 144 को जब 45 से हम भाग करेंगे तो देखिए क्या आएगा, अब एक बार तो जाएगा नहीं, 45 दूना 90, 45 तिया 135, 3 बार जाएगा, 3 बार लेकर जाते हैं, 135 हमने लिख लिया है, 3 बार हमने लिख लिया इसको। इसका डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, डिफरेंस जब आप निकालेंगे तो 14 में से 5 जाएगा 9, और कुछ तो बचा नहीं है। अब क्या किया जाएगा, यहाँ थोड़ा सा आप इसको देख लीजिए, आप ये 9 है, अब आगे भाग तो जाएगा नहीं क्योंकि छोटी संख्या मिल गई है। अब इस छोटी संख्या को आगे कैसे बढ़ाएंगे हम, आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है, यहाँ पर आप देखेंगे ये 9 है ना, नीचे 9 बचा हुआ है, इसमें भाग नहीं जाएगा, भाग नहीं जाएगा तो ये वाली संख्या जो बची हुई है ऊपर, जिससे आप भाग कर रहे थे, अब आप इसको यहाँ उतारेंगे। अभी पीछे एक क्वेश्चन में किया गया था, अब 9 बचे 45, अंततः ये देखिए 9 से कटने वाली संख्या मिल जाती है। तो अब जिससे अंत में भाग गया हुआ है वही तीनों संख्याओं का मासा कहा जाएगा। कहने का मतलब इन तीनों संख्याओं के मासा की अगर हम बात करें तो 9 इन संख्याओं का मासा है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और कर लिया जाए ताकि कोई समस्या अगर हो तो उसको हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए परेशान नहीं होना है, बड़ी संख्याएं होने पर भी भाग विधि सबसे आसान हमको लगता है, क्योंकि आसान क्यों है, भाग करते चले जाइए, भाग करना बहुत आसान होता है, इस वजह से इससे जल्दी से आपको क्या मिल जाता है, इसका उत्तर मिल जाता है 671 और 781 और 1441, इसके ये क्वेश्चन है, ठीक। इनका मासा निकालना है, तो हमने कहा कोई भी संख्या। अब एक समस्या और मैं आपको बता देता हूँ, हमेशा सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या मत लीजिएगा, नहीं तो भाग में आपको समस्या होगी। भाग करते टाइम पे
सबसे बड़ी बड़ी लिया जाता है, उससे आसान होता है भाग करना, बस इतना ध्यान रखिएगा। इसी वजह से कभी कभी बोला जाता है, कुछ अध्यापक बोलते हैं कि बड़ी बड़ी संख्या लीजिए या छोटी छोटी लीजिए। मैं बोला कि सबसे है, आपका काम सबसे हो जाएगा, लेकिन आसान किससे पड़ता है? बड़ी बड़ी संख्या। बड़ी संख्या मतलब जैसे ये सबसे छोटी है, ये उससे बड़ी है, ये उससे बड़ी, ठीक है। तो हमको लेना है 1441 और 781। काम तो सबसे हो जाएगा चाहे जिससे आप शुरू करेंगे, लेकिन आसान किससे पड़ेगा ये भी ध्यान देना। हमारा ही काम है कि आसानी से काम हो जाए, ज़्यादा परेशानी ना हो। तो देखिए क्या होगा, 781 से हम अगर इसको भाग देते हैं तो 2 बार तो नहीं जाएगा, 1 बार जाएगा, ठीक है। तो 781 हम लिख लेते हैं। मान लीजिए बाई मिस्टेक आप लेकर गए, यहाँ घटाने के बाद 14 में से 8 जाए 6 और इधर 13 में से 7 जाए, तो 7 6 13 होता है। घटाने के बाद जो संख्या बचती है अगर इससे बड़ी मिल जाए, इसका मतलब हमने गलती की है, यहाँ एक बार और ज़्यादा बार ले जाना होगा। फिलहाल भाग का नियम मैं नहीं बताऊंगा, भाग तो आपको आता ही होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए ये जो बचा हुआ है, अब इससे छोटी संख्या है। यहाँ 781 से 660 छोटा ही तो है। अब क्या करते हैं, आगे हम किसको उतारेंगे? ये 781 जिससे भाग कर रहे थे। अभी हमने कहा इससे भाग करना, बड़ी संख्याओं को बड़ी संख्या से भाग करना आसान होता है, तो आप अपने सामने देख लीजिए। 660 को एक ही बार ले जाना है, ये छोटी संख्या होती है, हम मल्टीप्लाई करते सोचते कितनी बार जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या बचेगा, यहाँ 1 और यहाँ 2 और यहाँ पर फिर से 1। अब आगे क्या करते हैं, आगे हम 660 को ऐसे उतारेंगे। अब देखिएगा कितनी बार जाएगा, क्योंकि अब आगे नहीं जा रहा था, इस वजह से हम क्या करिए, अब यहाँ पर 121 है, ध्यान दीजिएगा 121 है, और 121 से जब हम 660 को भाग देते हैं तो 12 पंचे 60, शायद 5 बार चला जाए। तो 5 बार लेकर जाएंगे, देखिए 5 एकम 5 और ये 5 दूनी 10, 5 एकम 5 एक 6, कितना बचेगा, यहाँ देखिए 55 शेष बचेगा। तो अब छोटी संख्या मिल गई, भाग तो जाएगा नहीं। क्या करेंगे आप, 121 को यहाँ उतारेंगे, 121 को यहाँ उतारेंगे, 55 दूना क्या होता है, 110 होता है। अब आगे का कार्यक्रम ऐसे चलता रहेगा जब तक कि नीचे कुछ शून्य न मिल जाए, कुछ नहीं शून्य मिल जाना चाहिए नीचे, ठीक है। और मिलेगा जरूर, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसका डिफरेंस निकालेंगे, कितना मिलेगा, 11। अब इस डिफरेंस को अब यहाँ पर लिखिएगा, देखिए ये चीज़ अब यहाँ लिख दिए, तो 11 पचे 55, कट गया कि नहीं कट गया, लास्ट में 0 आया कि नहीं आया। तो यहाँ देखिए आसानी से करते चले गए, हमको ऐसा भी नहीं हुआ कि कहीं अलग से गुणा करना पड़ा हो। मैंने कहा कि बड़ी संख्याओं को बड़ी संख्या से भाग देना आसान होता है। तो अब अगर हम 11 देखें तो 11 से सबसे लास्ट में कट रही है संख्या, इसका मतलब क्या होगा, 11 इन दोनों का मासा है। 781 और 1441 का मासा क्या है, 11 है। अब इसी 11 से हम इसको भाग देना शुरू करेंगे, जो संख्या बची हुई है, बची क्या है, 671। 671 को हम 11 से भाग देंगे, ठीक है। और 671 को जब हम 11 से भाग देते हैं और अगर ये 11 से कट जाए तो जान लीजिए हमारा काम बन गया है, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं, 671 को हम किससे भाग देंगे भैया, हम 11 से भाग देंगे। तो 11 छक्का 66, एक बचेगा, 66 के बाद रिमाइंडर कितना बचता है, 1 बचता है, और एक और जो है उसको उतार लेंगे, तो 11 एकम 11। ये देखिए 11 से ये संख्या विभाजित हो गई, ठीक है। यहाँ क्या बचता है, 11 से ये संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। कहने का मतलब अंत में जिससे विभाजित होती है संख्या, वही इन तीनों का मासा कहा जाएगा, और कुछ इसमें है ही नहीं, ठीक है। अंत में जिससे तीनों संख्याएं विभाजित होती हैं वही क्या कही जाती हैं, वही इनका मासा कही जाती हैं। तो अगर आपको नोट करने में कोई समस्या आ रही हो, इसको मैं थोड़ा सा समेट देता हूँ, नज़दीक कर देता हूँ, ठीक है। ये इतना करने के बाद आप आगे काम करेंगे, इसको नीचे कर लीजिएगा थोड़ा सा। अब हम आपको पूरी तरह से दिखा सकें, ये पूरा का पूरा हल दिखा सकें, इस वजह से इसको नज़दीक किए हैं। पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, उसके बाद ये भाग करना शुरू करिएगा, जहाँ समस्या लगे उसको आप स्वयं इसमें से देख लीजिएगा। अब अंत में देखिए जिससे संख्या कटी हुई है वही इसका क्या कहा जाएगा, इन तीनों संख्याओं का मासा कहा जाएगा। कहने का मतलब 11 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना न भूलें, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जो भी आपके मित्र होंगे, मित्रों का भला कर दीजिए। बेचारे फेल हो जाएंगे तो आपको क्या उसमें खुशी होने वाली है, बेचारा फेल हो जाएगा और उसके आगे फिर आपका साथ छूट जाएगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर, अगर मान लीजिए कोई समस्या है तो कमेंट करिएगा, और चैप्टर वाइज हम आपको हर चीज़ बताएंगे। कहीं भी कोई समस्या होगी तो उसको आप बताइएगा, मैं उसको दूर करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।